नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, हमारे देश में चुनाव कराने वाली मशीन यानी ईवीएम इतनी बेचारी है कि जब जैसे मौका आता है तब वो पार्टी और नेता उसे गाली देने लगते हैं। जब से देश में ईवीएम से चुनाव होना शुरू हुए हैं तब से किसी न किसी मौके पर हर पार्टी ने उसे भला बुरा कहा ही है। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, देश में एक भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसने अपने मौके पर ईवीएम को कटघरे में खड़ा करने का काम नहीं किया हो। लेकिन मजेदार बात यह है कि आज की तारीख में ईवीएम के पक्ष में सबसे ज्यादा खड़ी रहने वाली पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन वही ऐसी पार्टी है जिसने सबसे पहले ईवीएम पर आंसू बहाना शुरू किया था। लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन हमारा फर्ज है कि हम आपको याद दिलाएं कि ये भारतीय जनता पार्टी ही है जिसने सबसे पहले ईवीएम को कटघरे में खड़ा किया था। ईवीएम को लेकर बीजेपी का दावा यह था कि उसके चलते देश का लोकतंत्र खतरे में है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ईवीएम को हैक किया जा सकता है। और अब जबकि नरेंद्र मोदी लगातार तीसरा लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं, तो वे एक बार फिर दूसरी पार्टियों को यानी विपक्ष के तमाम राजनीतिक दलों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ईवीएम जिंदा है या मर गई। वे यहां तक कह रहे हैं कि ईवीएम का रोना रोने वाले लोग पिछली सदी के लोग हैं। आइए आपको सिलसिलेवार बताते हैं कि ईवीएम को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने इससे पहले कब कब किस तरह का रोना रोया है, कब कब भारतीय जनता पार्टी खुद खिसियानी बिल्ली बनी हुई थी, जैसे कि इस वक्त मोदी दूसरी पार्टियों को खिसियानी बिल्ली बताते रहते हैं। लेकिन उससे पहले नरेंद्र मोदी का 2 दिन पहले का सेंट्रल हॉल में दिया गया भाषण सुन लीजिए, फिर आपको बताएंगे कि मोदी की कही गई बातें खुद उन पर कितना लागू होती हैं। आइए सुन लीजिए सेंट्रल हॉल में मोदी जी क्या कह रहे हैं, ईवीएम जिंदा है या नहीं। तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया। क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए, और लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी का जुलूस निकालेंगे। तो आपने सुना कि वोटों की गिनती जिस दिन हो रही थी उस दिन नरेंद्र मोदी अपने किसी मित्र से पूछ रहे थे कि ईवीएम को लेकर विपक्ष की पार्टियां क्या सोच रही हैं, और अब वे पूछ रहे हैं कि ईवीएम जिंदा भी है या नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी को और उनकी पार्टी को थोड़ा पीछे ले जाकर ये याद दिलाते हैं कि इससे भी ज्यादा मोटे मोटे आंसुओं से रोने वाली पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। दरअसल में हुआ यह कि 2004 और 2009 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हुई। 2004 तो वो चुनाव था जिसमें बीजेपी अटल आडवाणी के युग में इंडिया शाइनिंग फील गुड के नारे के साथ चुनाव में उतरी थी। लगभग पूरा देश ऐसा मान रहा था कि बीजेपी फिर से सरकार बना लेगी, लेकिन यूपीए नाम के गठबंधन ने कांग्रेस की अगुवाई में बीजेपी को करारी मात दी। पहली सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह की 2004 में बनी। फिर 2009 में भी बीजेपी चुनाव हार गई, कांग्रेस ने सरकार बनाई। लगातार 2 लोकसभा चुनाव हारने के बाद बीजेपी को ऐसा लगा कि वो ईवीएम की वजह से चुनाव हार रही है। तब बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव रहे
जीवीएल नरसिंह राव, जो कि राज्यसभा में सांसद भी रहे हैं, उन्होंने एक मोटी सी पोथी लिखी, एक किताब लिखी। किताब का शीर्षक था डेमोक्रेसी एट रिस्क। इसका कवर पेज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और इसका सब टाइटल था कैन वी ट्रस्ट अवर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। यानी जीवीएल नरसिंह राव ने दावा किया, खूब सारा शोध करने के बाद तमाम सारे तर्क लेकर आए और किताब में लिखा कि ईवीएम की वजह से डेमोक्रेसी खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, और उन्होंने कहा कि ईवीएम मशीनों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और इस किताब की भूमिका लिखी तत्कालीन लौह पुरुष, भूतपूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने। यानी उन्होंने भी माना कि ईवीएम से लोकतंत्र खतरे में है। जीवीएल नरसिंह राव की इस किताब में भूमिका लिखने के अपने काम में भी लाल कृष्ण आडवाणी ने ईवीएम पर सवालिया निशान खड़े किए। इसके बाद जीवीएल नरसिंह राव और बीजेपी के एक और नेता किरीट सोमैया, उन लोगों ने देश भर में पत्रकार वार्ताएं की, लोगों को लैपटॉप के जरिए डेमो करके दिखाया कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। 2010 में लिखी गई इस किताब के बाद 2014 तक भारतीय जनता पार्टी ईवीएम का रोना रोती रही। ऐसा एक भी मौका नहीं आया, अगर किसी विधानसभा में बीजेपी चुनाव हारी तो बीजेपी ने ईवीएम पर संदेह खड़े किए, सवाल खड़े किए। लेकिन जैसे ही 2014 में भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता में आई, नरेंद्र मोदी चुनाव जीत गए और प्रधानमंत्री बन गए, जीवीएल नरसिंह राव ने अपनी इस पोथी को, इस मोटी सी सैकड़ों पेज की किताब को ताण पर ले जाकर रख दिया, बलाए ताक रख दिया। पूरी तरह से भूल गई बीजेपी कि वो खुद ईवीएम का रोना रोती रही थी। इसके अलावा एक सज्जन और है, वे भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही राज्यसभा में जाते रहे। दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर सुब्रमण्यम स्वामी। प्रोफेसर सुब्रमण्यम स्वामी ने उसी दौर में 2009 से 14 के दौर में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई। उसमें भी उन्होंने ईवीएम का रोना रोया और कहा कि इसे हैक किया जा सकता है, ये बड़ी खतरनाक चीज है और इसे देश से हटा देना चाहिए। प्रोफेसर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में अपने हलफनामे में बताया कि दुनिया के किन किन देशों में अब ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता, उसे हटा दिया गया है, वहां कागज के मतपत्र से चुनाव संपन्न होते हैं। वे लगातार इसकी फरियाद करते रहे, लेकिन 2014 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद वे भी खामोश बैठ गए। अब आते हैं नरेंद्र मोदी के उन बयानों पर जिनमें अब नरेंद्र मोदी दूसरी पार्टियों की खिल्ली उड़ाने का काम लगातार कर रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी एक मौके पर उन्होंने बहुजन समाज पार्टी, जो कि उत्तर प्रदेश में बड़ी ताकत से चुनाव लड़ रही थी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर, वहां भी उन्होंने विपक्ष की खिल्ली उड़ाई थी। तब हुआ यह था कि उत्तर प्रदेश के मतदान के क्रम में 4 चरण का मतदान पूरा हो चुका था। उसके बाद उत्तर प्रदेश में संभल विधानसभा क्षेत्र में नरेंद्र मोदी ने अपनी एक आम सभा में कहा कि अभी तो 4 चरण के मतदान हुए हैं और विपक्ष ने रोना शुरू कर दिया है, बहन मायावती ने रोना शुरू कर दिया है और वे खिसियानी बिल्ली बन गई हैं। उन्होंने कहा था अभी तो 5वें और 6वें चरण का मतदान होना भी बाकी है। आइए वो भाषण भी, किसी बड़ी जनसभा में नरेंद्र मोदी का वो भाषण भी सुन लीजिए जिसमें वे विपक्ष के नेताओं की खिल्ली उड़ा रहे। आइए सुनिए। 5वां चरण पूरा हो जाएगा या 6वां चरण पूरा हो जाएगा, इसके बाद ये ईवीएम को गाली देना शुरू करेंगे। लेकिन इस बार तो इन्होंने 4थे चरण में ही सुबह से ही ईवीएम को गाली देना शुरू कर दिया।
जो लोग एग्जिट पोल का इंतजार करते हैं ना, मैं उनको कहता हूं एग्जिट पोल का इंतजार मत कीजिए। ये जैसे ही ईवीएम को गाली दे तो समझ लीजिए कि उनका खेल खत्म। इसके अलावा नरेंद्र मोदी 2019 में झारखंड के लोहरदग्गा क्षेत्र में भी ऐसे ही विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर रहे थे और कह रहे थे कि ईवीएम पर रोना बंद कर दीजिए। तो ये तो हुआ सिलसिला नरेंद्र मोदी के ईवीएम को लेकर उनकी पार्टी के दोहरे चरित्र का। जब तक वे सत्ता में नहीं थे, लगातार चुनाव हार रहे थे, तब वे ईवीएम का रोना रोते थे। उनकी पार्टी के नेता जीवीएल नरसिंह राव ने किताब लिखी थी, लालकृष्ण आडवाणी ने उसकी भूमिका लिखी थी। किरीट सोमैया और जीवीएल नरसिंह राव देश भर में पत्रकारों के सामने डेमो करके बताते थे कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। लेकिन यही काम विपक्ष भी करता रहा है। विपक्ष की दूसरी पार्टियां भी ईवीएम को लेकर सवाल खड़े करती रही हैं। आम आदमी पार्टी उन पार्टियों में से एक है जिसने बाकायदा दिल्ली विधानसभा चुनाव में ईवीएम को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन किया था। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज, जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, उन्होंने दिल्ली विधानसभा में एक लैपटॉप रख कर डेमो करके दिखाया था कि इस तरह से ईवीएम को हैक किया जा सकता है। इसके अलावा ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, मायावती, अखिलेश यादव, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गज ईवीएम पर सवाल खड़े करते रहे हैं। हर चुनाव में ये नेता लोग ईवीएम को हैक करने की बातें करते रहे। अब भारतीय जनता पार्टी के एक और पलटी मारने के सबूत पर बात करते हैं। अभी पिछली लोकसभा में यानी 2019 से 24 के कार्यकाल में जब लोकसभा में एक मुद्दा चल रहा था, एक विषय इस चीज को लेकर संसद में उठा था, ईवीएम को लेकर, तब जेपी नड्डा जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने तो कभी ईवीएम पर कोई सवाल ही नहीं उठाया। जेपी नड्डा भूल गए कि उनकी पार्टी के ही राष्ट्रीय महासचिव ने किताब लिखी है, उनकी पार्टी के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके, उप प्रधानमंत्री रह चुके लालकृष्ण आडवाणी ईवीएम पर सवाल उठाते रहे हैं। लेकिन जैसी कि कथनी और करनी का फर्क भारतीय जनता पार्टी का हमेशा रहता है, उसी तरह जेपी नड्डा ने संसद में खड़े होकर कह दिया कि हमारी पार्टी ने कभी कोई सवाल ईवीएम को लेकर नहीं उठाया है। इस लोकसभा चुनाव से पहले भी सुप्रीम कोर्ट के कई वकील, महमूद प्राचा जैसे वकील सुप्रीम कोर्ट में आवाज उठाते रहे हैं, गुहार करते रहे हैं। कई और लोकतांत्रिक संस्थाएं, एडीआर जैसे संगठन सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम को लेकर, वीवीपैट को लेकर अपील करते रहे हैं कि इसको लेकर कई तरह के संदेह हैं। सरकार और केंद्रीय निर्वाचन आयोग को, चुनाव आयोग को इन तमाम सारे शक और शुबहे को दूर करना चाहिए। लेकिन अब चुनाव संपन्न हो चुका है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आज शाम को वे शपथ ले लेंगे। फिर भी इस चुनाव में जिस तरह की गड़बड़ियां हुई हैं, वे भी अब धीरे धीरे सामने आ रही हैं। तमाम खोजी पत्रकारों ने इस तरह के सबूत सामने लाकर रखे हैं कि देश में दर्जनों ऐसे संसदीय क्षेत्र हैं, कई ऐसी सीटें हैं जहां पर कुल मतदान से या तो ज्यादा वोटों की गिनती हुई है या वोटों की गिनती कुल मतदान से कम हुई है। उदाहरण के लिए अगर असम का कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर मान लीजिए कुल वोट पड़े 8.5 लाख, 8,50,551, लेकिन जब वोटों की गिनती हुई, चुनाव परिणाम घोषित हुए, तो सामने यह आया कि कुल पड़े मतों से या तो गिनती कम की हुई या गिनती ज्यादा वोटों की हुई। ये सारे प्रमाण लोकसभा के चुनाव परिणाम के साथ भारत के चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। खुद वो वेबसाइट ये स्पष्ट कर रही है, ये प्रमाण पेश कर रही है कि जितने वोट पड़े थे या तो उनसे कम की गिनती हुई है
या उनसे ज्यादा की गिनती हुई है। कई जगह 10, 20, 50 का अंतर है और कुछ सीटों पर हजारों वोटों का अंतर है। इस मामले पर पैनी नजर रख रहे विशेषज्ञ हैं संदीप मानुधने। वे IITN हैं, दिल्ली IIT से पढ़े हुए हैं और बड़े सामाजिक रूप से सक्रिय व्यक्ति हैं जो पूरी चुनाव प्रक्रिया पर लगातार नजर रखे हुए थे। आइए उनसे बात करते हैं। उन्होंने प्रमाण के साथ सोशल मीडिया पर यह बताया है कि किन किन सीटों पर कितने वोटों की गिनती या तो कम हुई है या ज्यादा हुई है। नमस्कार साथियों, ईवीएम के मुद्दे पर पूरे देश में कई वर्षों से वाद विवाद जारी है। आइए सरल भाषा में ईवीएम से संबंधित सबसे बेसिक क्वेश्चंस को आज हम एड्रेस करते हैं। क्या ईवीएम से रिगिंग होती है? क्या ईवीएम से वोट चुराए जा सकते हैं? क्या ईवीएम हैक हो चुकी हैं? यही है सारे प्रश्न। तो मैं शुरुआत करता हूं 4 बेसिक सवालों से। पहला सवाल, क्या भारत में इलेक्शन कमीशन जो ईवीएम यूज करता है उससे हमारे इलेक्शन का समय कम हो जाता है? इसका जवाब है नहीं, बल्कि इस बार तो ऐतिहासिक रूप से लंबा चुनाव किया गया, तो ईवीएम समय नहीं बचाती। दूसरा सवाल, क्या ईवीएम बूथ कैप्चरिंग की समस्या को जड़ से खत्म कर देती है? इसका जवाब है नहीं। इस साल चुनाव में 2024 हमने कई वीडियो देखे जहां एक व्यक्ति बैठ के बार बार वोट डाल रहा है, तो बूथ कैप्चरिंग होती है। तीसरा सवाल, क्या ईवीएम एक फूल प्रूफ सॉल्यूशन है जिसमें हम 100% कह सकते हैं कि इनको हैक नहीं किया जा सकता? बिल्कुल नहीं। दुनिया की कोई भी कंप्यूटराइज्ड मशीन हैक हो सकती है और ईवीएम स्टैंड अलोन तो है नहीं। कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट सब जुड़े हुए हैं आपस में। और चौथा सवाल कि क्या ईवीएम में जो गड़बड़ी होती है जब ईवीएम को रिप्लेस किया जाता है तो वो मैल फंक्शनिंग थी या टैंपरिंग, तकनीकी दिक्कत थी या फ्रॉड? ये कभी किसी को पता ही नहीं चलता है। तो इन चारों मापदंडों पे ईवीएम पेपर बैलेट से बेहतर नहीं होती है। यहां तक सब क्लियर? आइए अब हम एक लोकतंत्र की बात करते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहां कोई भी सरकार चुनी जाती है तो लोग उस सरकार का इकबाल इसलिए मानते हैं, उस सरकार को सैल्यूट करके, संविधान को सैल्यूट करके कानून का राज इसलिए चलवाना चाहते हैं कि वो चुनी हुई सरकार है। चुनी हुई सरकार का मतलब है लोगों ने अपनी स्वेच्छा से उसको वोट दिया, वो वोट काउंट हुआ, लोगों को भरोसा था कि वोट सही व्यक्ति को जिसको दिया उसी के खाते में गया, किसी तरह से वोट की अदला बदली नहीं हुई और मैंने किसको वोट दिया ये किसी को पता नहीं चला। यही 3 सिद्धांत हैं: ट्रांसपेरेंट वोटिंग, वेरीफाइबल वोटिंग, सीक्रेट वोटिंग। सारी डेमोक्रेसीज इन 3 सिद्धांतों पे टिकी है। ये अगर गए तो डेमोक्रेसी गई। ट्रांसपेरेंट वोटिंग का मतलब होता है पारदर्शी। मैंने वोट डाला तो मुझे वोट दिखा मैंने किसको दिया, मुझसे छुपाया नहीं गया है। पेपर बैलेट में यह होता है। वेरीफाइबल वोटिंग, मैं बाद में यह देख सकूं कि मैंने जिस सज्जन को या जिस महिला को वोट दिया था दरअसल वो उसी को गया, किसी और को नहीं गया। ये ईवीएम में संभव ही नहीं है। और तीसरा है सीक्रेट वोटिंग, ये संविधान में लिखा हुआ है। ईवीएम से एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है, हमारी वोटिंग सीक्रेट है ही नहीं। 2 कारणों से। पहला कारण यह कि बूथ वाइज ईवीएम की टोटलिंग होती है, तो पॉलिटिकल पार्टियों को यह पता चल जाता है कि किस बूथ से कितने प्रतिशत मतदाता किसके फेवर में खड़े हैं। अब मान लीजिए किसी बूथ से 99% ने किसी एक पार्टी को वोट दिया और जीत गया दूसरी पार्टी वाला उस संसदीय क्षेत्र से, अब वो बदला लेने पर उतारू हो जाएगा। यह खतरनाक है। पेपर बैलेट में सारे मिक्स कर दिए जाते थे, किसी को पता ही नहीं चलता था कहां के वोटरों ने किसको वोट दिया। ईवीएम के साथ एक मशीन होती थी, रैंडमाइजर मशीन या टोटलाइजर मशीन, उसका इस्तेमाल चुनाव आयोग नहीं करता, क्योंकि फिर उस पर यही शिकायत आती है कि पहले बैलेट यूनिट है, फिर कंट्रोल यूनिट है, फिर वीवीपैट है, फिर टोटलाइजर है, तो हैक हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है। आप समझ रहे हैं प्रॉब्लम क्या है? तो लोकतंत्र के जो 3 पिलर्स होते हैं, ट्रांसपेरेंट वोटिंग, वेरीफाइबल वोटिंग, सीक्रेसी ऑफ वोटिंग, वीवीपैट, ये पूरा ईवीएम वीवीपैट सिस्टम तीनों पे फेल है और इस पे बहुत एकेडमिक चर्चा वर्षों से चल रही है। अब आते हैं
बारीक बातों पर। उम्मीद करता हूं अभी तक की बातें आपको पूरी तरह से क्लियर हुई। देखिए दोस्तों, ईवीएम में घोटाला है कि नहीं, ईवीएम में चिप में फ्रॉड किया है कि नहीं, ईवीएम हैक किया है कि नहीं, इसका कोई सबूत किसी के पास नहीं है, क्योंकि आज तक इलेक्शन कमीशन ने सैकड़ों ईवीएम मशीनें सामने रखकर ओपन हैकेथॉन आयोजित नहीं किए हैं कि जिसमें पूरे भारत से कोई भी आ सकते हैं, कंप्यूटर एक्सपर्ट, सारी पॉलिटिकल पार्टी के लोग। ओपन हैकेथॉन जहां वो मशीन अपने कंट्रोल में लेके हैक करके दिखा सकते हैं। बहुत लिमिटेड तरीके से इलेक्शन कमीशन ने इनवाइट किया, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। तो हमें यह पता नहीं है, हो सकता है ये बिल्कुल ईमानदार हो सकता है ये पूरे फर्जी हो, हमें नहीं पता, किसी को भी नहीं पता सिवाय जो कंट्रोल करने वाले बैठे हैं लोग वो। तो हम उस पर सवाल नहीं उठाएंगे। हम आज इस देश के लोकतांत्रिक नागरिक होने के नाते सवाल उठाएंगे प्रोसेस की इंटेग्रिटी पर। जो प्रक्रिया फॉलो हो रही है कम से कम वो इतनी दुरुस्त हो कि कोई सवाल नहीं उठा सके। प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि मैं अगले बिंदु पर आऊं, जब भी आप कोई सार्वजनिक प्रकल्प चलाते हैं, पब्लिक प्रोजेक्ट, ट्रांसपेरेंसी शुड बी इनबिल्ट एज अ डिजाइन फीचर। पारदर्शिता उसके डिजाइन का हिस्सा होनी चाहिए। हमारे ईवीएम वोटिंग सिस्टम में पारदर्शिता डिजाइन का हिस्सा है ही नहीं। याचिकाकर्ता जब सुप्रीम कोर्ट गए तो बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमें चुनाव आयोग पे शक नहीं करना चाहिए। यह कैसा जवाब है? शक नहीं करना चाहिए? भाई ये कोई परिवार का मामला थोड़ी है कि दादाजी ने बोल दिया ऐसा करो तो बच्चे शक नहीं करेंगे। ये लोकतांत्रिक देश का मामला है। चुनाव आयोग शक की गुंजाइश क्यों दे रहा है? चुनाव आयोग ओपन हैकाथॉन आयोजित क्यों नहीं करवाता है? चुनाव आयोग 80-90% वीवीपैट की काउंटिंग करके मैचिंग क्यों नहीं करवाना चाहता है? यह सब शक को जन्म देती है। तो द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द इलेक्शन कमीशन। नागरिकों पे उंगली उठाने से कुछ भी नहीं होगा, नहीं तो सवाल जवाब चलते रहेंगे। अभी आगे आपको बहुत सारे जो मन में आपके सवाल आ रहे हैं उनके जवाब मिलेंगे। दोस्तों, दूसरा बड़ा मुद्दा, भारत में आज एक बहुत बड़ा जोक चल रहा है, हम सबके साथ वो जोक हो रहा है। वोटर को जो दिखता है उसकी गिनती नहीं होती, और जिसकी गिनती होती है वो वोटर को दिखता नहीं है। जी हां, आपको भी हंसी आई ना, मुझे भी बहुत हंसी आती है। वॉट द वोटर सीज इज नॉट काउंटेड एंड वॉट इज काउंटेड इज नॉट वॉट द वोटर सीज। अरे आप और हम तो वीवीपैट के डब्बे में पर्ची देखते हैं, उसकी तो काउंटिंग ही नहीं हो रही है। जिसकी काउंटिंग हो रही है वो तो इलेक्ट्रॉनिक बिट्स एंड बाइट्स में तब्दील होकर डब्बे में कैद हो चुका है उनके। तो जो कैद हुआ है उसको हम देख नहीं सकते, और हम जो देख रहे हैं उसकी काउंटिंग नहीं हो रही है। इसीलिए कहा गया था कि वीवीपैट की 100% पर्ची मिलान कर लो। तो इलेक्शन कमीशन बोलता अरे कई हफ्ते लग जाएंगे, एक दिन का काम है। ये जो उनका विरोध है ना कि क्यों करना, ये शक को जन्म देता है। और वो जनता के सेवक हैं, वो भूलकर वो उस तथाकथित सच की सेवा करने में लग गए हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, और अगर तुम कुछ बोलोगे तो हम तुम पे एफआईआर करके तुमको जेल में डाल देंगे। अब लोकतंत्र चलाने का ये बड़ा अजीबोगरीब अनोखा तरीका मुझे दिखता है। प्यारे दोस्तों, तीसरे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, जो मैंने अभी आपको बोला व्हाट द वोटर सीज इज नॉट काउंटेड एंड व्हाट इज काउंटेड इज नॉट व्हाट द वोटर सीज, इससे जुड़ी हुई बारीकियां बताता हूं। देखिए, मैं वोट डालने गया, मैंने बटन दबाया, मुझे पर्ची दिखाई गई। मेरे मन में एक सवाल, अब मैं तो एक इंजीनियर हूं इसलिए मेरे मन में वो सवाल जल्दी आता है ये, लेकिन किसी ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति के मन में भी सवाल आएगा कि भाई मुझसे ये अनुमान, मुझे ये बोला गया एक नागरिक होने के नाते कि आप मान लो कि सब ठीक चल रहा है। सो दिस इज अ पैसिव प्रिज्यूम्ड वेरिफिकेशन हैपनिंग, और ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड है आपके वोट का, और ये दोनों बिल्कुल सही हैं। आप मान लीजिए ना कि सही हैं, आप सवाल मत पूछिए। तो अब वीवीपैट की स्लिप एक रिकॉर्ड हो गया, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दूसरा हो गया, और आपको ये बोला गया आप मान लो दोनों सेम है। अरे भाई, मैं क्यों मानूं दोनों सेम है? अगर दोनों सेम नहीं है तो मैं तो कभी पकड़ भी नहीं पाऊंगा। इलेक्शन कमीशन के पास इसका कोई जवाब ही नहीं है, और वो 100% वीवीपैट मिलाने से भी मना कर देता, और सुप्रीम कोर्ट भी बोलता कोई जरूरत ही नहीं मिलाने की।
ये बहुत मुझे विचित्र लगता है। मैं होता तो मैं 100% वीवीपैट का मिलान करवाता कंपल्सरीली, बल्कि मैं तो पेपर बैलेट पे ही लेके जाता, क्योंकि मैंने आपको वो तीनों चीजें बता दी है ना उसकी, कि भाई ट्रांसपेरेंसी, वेरीफाइबिलिटी और सीक्रेसी तीनों ध्वस्त हो रही है ईवीएम सिस्टम में। तो मान लीजिए कि आपके मन में जो सवाल है, अब इसका जवाब क्या है? कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स, कानूनी जो नियम पुस्तिका है, वो ये कहती है कि अगर झगड़ा हुआ तो जो वीवीपैट की स्लिप बोल रही है उसको प्राइमरी रिकॉर्ड माना जाएगा। जो ईवीएम का इलेक्ट्रॉनिक है उसको प्राइमरी रिकॉर्ड हम नहीं मानेंगे। यह समझ में आया आपको दोस्तों? प्रॉब्लम यहां पर यह हो गया है कि भाई हम काउंटिंग तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की कर रहे हैं और प्राइमरी मान रहे हैं वीवीपैट को, तो ये तो थोड़ा इलॉजिकल हो गया ना मामला पूरा। इस इलॉजिकल मामले को सुलझाने का कोई तरीका निकालना चाहिए, और उसका तरीका एक ही है कि भाई वीवीपैट की 100% काउंटिंग हो। तो अब इसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग तरीके से समझ में आ रहा है। रिजल्ट आता है एक रिकॉर्ड के बेसिस पे कि यहां से ये सज्जन जीते। वोटर एक दूसरा रिकॉर्ड देख रहा है वीवीपैट का। झगड़ा हुआ तो वीवीपैट का इस्तेमाल होगा, लेकिन उसको काउंटिंग के लिए यूज नहीं कर रहे। गोल गोल चक्कर घिंडी में घूम गया ना दिमाग, यही हो रहा है। तो भैया सीधे सीधे पेपर बैलेट ही करवा लेते, उसमें ये सब होता ही नहीं। लेकिन पेपर बैलेट में बोलते कि बूथ कैप्चरिंग होती, वो तो ईवीएम में भी हो रही है, तो फिर पेपर बैलेट बेहतर है। खैर वो डिबेट हम किसी और दिन करेंगे, अभी हम ईवीएम पर ही चर्चा करते हैं। प्यारे दोस्तों, तो हमारे देश में आज की तारीख में जो प्रथम नागरिक है वो है ईवीएम। ईवीएम्स हैव बीन एलिवेटेड टू द सिटीजन ऑफ फर्स्ट टू बी द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। और मुझे तो लगता है कि कल को अगर ईवीएम कोई संसदीय क्षेत्र में खड़ा हो जाए कैंडिडेट, तो 100% वोट ईवीएम मशीन ही लेके चली जाएगी। खैर ये तो एक मजाक था। मान लीजिए आपने वोट डाला और आपको शक हो गया कि मेरा वोट किसी और को चला गया है, तो वहां पे एक टेस्ट वोट होता है। अब आपको पता है खतरा क्या है? आपको पूरा शक है आपका वोट अलग गया, वहां का अधिकारी बोलेगा मैं टेस्ट वोट डालूंगा, और अगर टेस्ट वोट सही निकला आप पे एफआईआर होकर आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। ये कैसे अजीबोगरीब कानून है? मैंने वोट डाला और मुझे पूरा शक है कि वीवीपैट की पर्ची गलत निकली थी, मैं चिल्लाया कि ये तो फ्रॉड हो रहा है। अधिकारी आएगा बोलेगा मैं टेस्ट वोट करूंगा, वो टेस्ट वोट करेगा, उसकी पर्ची सही निकल गई, वो आप पे एफआईआर करवा सकता है। दुनिया में कहीं ऐसा कोई कानून सुना है आपने? तो अगर हम इस तरह का एक मकड़ जाल बुन देंगे, एक चक्रव्यूह बना देंगे, तो नागरिक बेचारे कुछ बोलने से भी डरेंगे। जेल जाके कौन सड़ना चाहता है? और फिर आजकल तो बेल भी नहीं होती। जेल इज द रूल एंड बेल हैज बिकम द एक्सेप्शन, जबकि होना लॉ से चलने वाले देश में, रूल ऑफ लॉ वाले देश में उल्टा होना चाहिए। बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। आपको समझ में आया ना? तो ये कहानी है। अब प्रोसेस इंटेग्रिटी इस तरह से तबाह हो रही है। बूथ वाइज ईवीएम्स का टोटल किया जाता है, यह बहुत ही खतरनाक है। जब पेपर बैलेट होते थे तो सारे बैलेट्स को मिक्स कर देते थे, किसी को पता ही नहीं चलता था किस क्षेत्र के लोगों ने किसको वोट दिया। आज वो एग्जैक्टली पता चल रहा है, और उसके ऊपर से सरकार ने आधार और वोटर आईडी की लिंकिंग भी करवा दी है। 2/3 लोगों ने कर भी लिए। आप समझ रहे हैं, माइक्रो लेवल पे सरकार आपको टारगेट कर लेगी। ये बहुत खतरनाक है देश के लोकतंत्र के लिए। तो ये बात हो गई टोटलाइजर मशीन नहीं इस्तेमाल करने की। प्यारे दोस्तों, क्या केवल कांग्रेस विरोध करती है, टीएमसी विरोध करती है, समाजवादी विरोध करते हैं डीएमके? अरे नहीं भैया, सबसे ज्यादा ईवीएम का विरोध बीजेपी ने किया है हमेशा से। जीवीएल नरसिम्हा राव ने इस पे पूरी किताब लिखी थी, बीजेपी के नेता हैं, जिसमें आडवाणी जी ने पूरा लिखा है कि इसमें तो फ्रॉड हो सकता है। सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के जो सांसद, उन्होंने ये कहा कि ईवीएम का तो सिस्टम ही स्क्रैप हो जाना चाहिए। उन्होंने पिटिशंस भी लगाई। कई वर्षों तक बीजेपी के नेता ईवीएम को फ्रॉड का जरिया बताते रहे, लेकिन 2013 के बाद उन्होंने पूरी चुप्पी साध ली। मेरा आज ये सारा आपके साथ इंटरेक्शन ये कहने के लिए नहीं है कि बीजेपी फ्रॉड कर रही है या नहीं, कांग्रेस कर रही थी या नहीं। प्रोसेस इंटेग्रिटी यानी प्रक्रिया की सुनिश्चितता अगर हम नहीं लाएंगे, हमेशा सवाल उठते रहेंगे जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री अपने अलग अलग भाषणों में जो कुछ भी बोलते रहे, उसके अलावा एक चीज और बोल गए।
ईवीएम पे सवाल उठाने वाले लोग विघ्न संतोषी लोग हैं। ये हार जाते हैं तो ईवीएम पे सवाल उठाते हैं। प्रधानमंत्री को ऐसा नहीं कहना चाहिए। उन्हें कहना यह चाहिए कि हम इलेक्शन कमीशन से अपील करेंगे कि इस प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बना दे, वेरीफाइबल बना दे, ताकि सवाल उठने ही बंद हो जाए। हमारे यहां उल्टा हो रहा है, डरा धमका के लोगों को सवाल पूछने से रोका जा रहा है, लेकिन दिल में तो सवाल बैठा हुआ है। वो हमारे लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। प्यारे दोस्तों, इस सब के बाद जो आखिरी मुद्दा मैं आपकी नजर में ला रहा हूं, अगर इलेक्शन कमीशन में ही ऐसे लोग बैठ गए जो सरेंडर हो चुके हैं सरकार के सामने, फिर तो कुछ भी संभव है। अब इसका कोई सबूत हमारे पास नहीं है, लेकिन ये तो इसीलिए हमें हमारे सिस्टम, हमारे संस्थान ऐसे डिजाइन करने पड़ेंगे कि उस पर कोई भी आके बैठे, वो प्रक्रिया ऐसी बनी हुई है कि उसमें फ्रॉड हो ही नहीं सके। तो आइए सारांश ले लेते हैं। हमें नहीं पता ईवीएम में फ्रॉड होता है कि नहीं, रिगिंग होती है कि नहीं, कोई सबूत नहीं, लेकिन सवाल लगातार उठाए गए हैं। खुद बीजेपी इस पे किताबें लिख चुकी है, सवाल पूछ चुकी कि ईवीएम में तो फ्रॉड होता है और 100% ये प्रोसेस ठीक है, इसका कोई सबूत नहीं है और लगातार डिस्क्रिपेंसीज आती हैं। हमारे खूबसूरत लोकतंत्र के भविष्य के लिए, आपके हमारे एक अच्छे भविष्य के लिए इस प्रक्रिया में आमूल चूल परिवर्तन करके इसको ठोस बनाना जरूरी है। अन्यथा किसी की भी सरकार रहे, विपक्षी हमेशा सवाल उठाते रहेंगे, जो ना उनके लिए अच्छा है ना सरकार के लिए अच्छा है। नमस्कार। तो आपने सुना कि संदीप मानूधन ने किस तरह से एक एक प्रमाण के साथ ये बता रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। वे सवाल नहीं उठा रहे कि ईवीएम के जरिए गलत तरीके से चुनाव जीता गया है, लेकिन ये जो गड़बड़ियां सामने आई हैं, इनके जवाब तो चुनाव आयोग को देना ही होंगे। लेकिन फिलहाल इतना स्पष्ट है कि ईवीएम को लेकर, इस बेचारी ईवीएम को लेकर हमेशा हर पार्टी रोना रोती रही है, लेकिन सत्ता में आने के बाद वो अपने आंसू पोंछ लेती है और दूसरी पार्टियों पर निशाना साधने लगती है। जैसे कि इस वक्त नरेंद्र मोदी दूसरी पार्टियों को खिसियानी बिल्ली कहना शुरू कर चुके हैं। लगातार और बार बार विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वे यहां तक कह रहे हैं कि ये पार्टियां पिछली सदी की पार्टियां हैं, पिछली सदी की बातें कर रही हैं। आधुनिक समय में ये पार्टियां आगे नहीं बढ़ना चाहती। लेकिन आज इस वीडियो में आखिर में इतना ही कहना है कि ईवीएम बेचारी अपने भाग्य को कोसती होगी कि उसे कोई अपना नहीं समझता। हर मौके पर, हर बदलते वक्त के साथ उसे गाली ही सुनना होती है और गाली शब्द हमारा नहीं है। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में कहा था कि विपक्ष ईवीएम को गाली देता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।